नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 174 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को 8 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी में एक एक और देहरादून में 2 और नैनीताल में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,353 हो गई है। इनमें से 3,30,599 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,411 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर 96.01% और संक्रमण दर 0.06% दर्ज की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से 3 दिवसीय मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर में 200 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। सरकार और जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है। इसकी रोकथाम के लिए पहले ही प्रत्येक दिन से 2 से 2,500 से बढ़ाकर 4,000 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेजों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अब जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान रोजाना 55,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह ने बताया है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए और प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों के प्रभारियों को भी टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्हें भी अपने केंद्रों पर कम से कम 150 लोगों को टीके लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रैतिक परेड के दौरान ये बड़ी घोषणा की। वो देहरादून स्थित होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित रैतिक परेड में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड्स की परेड को देखकर उनके एनसीसी कैडेट्स के दिनों की याद ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह पूरी निष्ठा से परेड किया करता था। साथ ही कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुझे फोर्स और वर्दी से बहुत लगाव है। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड्स के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड फोर्स का विस्तार किया जाएगा, ट्रेनिंग का विस्तार किया जाएगा और राज्य में होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने सभी होमगार्ड्स को आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। तो रविवार के बाद सोमवार को भी उत्तराखंड में मिजाज बदला रहा। राज्य के लगभग सभी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कहीं रुक रुक कर बारिश जारी रही तो कहीं बादल छाए रहने से पारा धड़ाम हो गया। देहरादून में भी बादलों और धूप की लुका छिपी जारी रही। सोमवार को पर्यटक स्थल औली में सीजन का पहला हिमपात हुआ। चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मसूरी में सोमवार तड़के बारिश होने के बाद मौसम खराब रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक वर्तमान में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और नम हवाओं के चलते आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि भारी बारिश की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ठंड के मौसम में हल्की बूंदाबांदी से भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी बर्फबारी हुई है। मौसम द्वारा ली गई इस करवट से सेब कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मसूरी में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी पर्यटक मॉल रोड सहित अन्य जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को सैन्य बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद रविवार को भी तनाव चरम पर रहा। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैराट्रूपर गौतम लाल शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार को जौलीग्रांट देहरादून लाया जाएगा। वहीं गौतम के शहीद होने की खबर से क्षेत्र में शोक है।
रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। इन दिनों वो नागालैंड में ड्यूटी पर थे और राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरिया खाल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गए थे। गौतम अविवाहित थे। वो अक्टूबर में 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। गौतम लगभग हर 2 दिन के अंतराल में घर पर फोन करके माता पिता और परिजनों का हालचाल जानते थे। शुक्रवार को भी उनका फोन आया था। उन्होंने जनवरी में घर आने की बात की थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ओटिंग नागालैंड में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के पैरा कमांडो गौतम लाल की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। घटना को लेकर रविवार को भी स्थानीय स्तर पर तनाव बना रहा और गुस्साई भीड़ ने कोन्याक यूनियन और असम राइफल के कैंप को तहस नहस कर दिया। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने मोन जिले में मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवा बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी है। पुलिस सेना द्वारा किए गए गलत पहचान के दावे की जांच कर रही है और सेना ने भी घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है और घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। तो नागालैंड में टिहरी का जवान गौतम जो है वो शहीद हो गए हैं और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। तो क्षेत्र में काफ़ी शोक की लहर देखी जा रही है। नागालैंड में जिस तरीके से करीब 14 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें उत्तराखंड का लाल गौतम नाम बताया जा रहा है, उनकी भी शहादत हो गई है। उनकी शहादत पर वहाँ के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही साथ उनके परिजनों को शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनको धैर्य बंधाया है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नागालैंड में जो घटना हुई है वहाँ पर टिहरी के जवान गौतम शहीद हो गए हैं। इसी के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। इसमें चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल उप कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की थी। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट का विधेयक समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। और इसके अलावा नजूल नीति के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मंत्री बंशीधर भगत ने इसे इसी कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश आधिकारियों को दिए थे। इसके लिए तैयारी की जा रही है और कैबिनेट की बैठक में लाने के बाद विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं कई अन्य विभागों के प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। बैठक शाम को करीब 5 बजे सचिवालय स्थित कक्ष में होगी। गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। इसी के साथ अन्य 2 प्रस्तावों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों के पद खाली न माने जाने के कैबिनेट के फैसले के बावजूद उत्तरकाशी और पौड़ी में कुछ गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नियमित नियुक्ति के शिक्षक आने से उनकी सेवाएं समाप्त की गई। आदित्य शिक्षक संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा है कि वर्तमान में एलटी पदों पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति हो रही है, जिससे गेस्ट टीचर प्रभावित हो रहे हैं। पौड़ी जिले के बीनोखाल ब्लॉक में अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षक की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा उत्तरकाशी के नौगांव और चमोली जिले में भी गेस्ट टीचरों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट और नजूल भूमि के समेत इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। तो कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रस्तावित हुई है और करीब 5 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है, जिस समय धामी कैबिनेट की ये बैठक होनी है। तो बताया जा रहा है कि काफ़ी अहम बैठक, इसमें जनता से जुड़े हुए कई प्रस्तावों को, क्योंकि चुनावी वक्त है, चुनावी वक्त के लिहाज से सारे काम जो हैं वो तय समय पर पूरा हो सकें, इसको लेकर कवायद चल रही है और इसी के मद्देनज़र ये कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित हुई है। करीब 5 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें जनता से जुड़े हुए तमाम फैसलों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि देवस्थानम प्रबंधन एक्ट जिसको कि वापस लिया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। उस प्रस्ताव को
तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आरबी उपाध्याय जी और सुरेश जोशी जी। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सुरेश जोशी जी। आज एक अहम बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, और बताया जा रहा है इसमें कि जो देवस्थानम एक्ट है और नजूर भूमि है, इससे संबंधित वहां पर प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देवस्थानम बोर्ड सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप उस बोर्ड को निरस्त किया है। तो जो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में इसको लाया जाएगा। उसका विधानसभा से क्योंकि वो एक्ट पारित है, तो जो विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, उस सत्र में उस एक्ट के को खारिज करना है, तो उसका कैबिनेट को उसको रखा जाएगा। दूसरा जो नजूर भूमि का प्रकरण है, अभी देखिए नजूर भूमि के प्रकरण का जो मैटर है वो रिलेटेड टू कोर्ट है, अभी वो माननीय न्यायालयों के अधीन है, लेकिन उसमें कुछ संकेत हमको ऐसे कोर्ट से मिल रहे हैं कि हम लोग उस पर चर्चा कर करके बड़े लंबे समय से हम लोगों की मांग है कि उससे विषय कौन चाहते हैं उसका निस्तारण हो, और उत्तराखंड के अंदर जो है कि जिन परिवारों को दिक्कतें आ रही हैं उनका कोई समाधान उसका हो। इसके पार्टी में सरकार चाहती है कि वो मैटर हमारा सॉल्व हो जाए। सुरेश जोशी जी, आप देख रहे हैं कि आप लगभग अंतिम चरण में इस समय हैं और सरकार अपने अंतिम चरण में रहे। आप इस वक्त भी अगर चर्चा की बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ, और आपको जो प्रचंड बहुमत मिला है, जो प्रचंड जनादेश मिला है, जिसको आप फिर से दोहराने की बात कर रहे हैं, क्या उसके साथ कुछ नाइंसाफी जैसी नहीं हो रही? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं ना, देवस्थानम बोर्ड को निरस्त कर दिया है। भाई, जनता की भावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड हमारा रिजेक्ट हो गया है, जिसको निरस्त कर दिया है। इसको जो है और इससे जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जहां पर उत्तराखंड में लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो एक सख्त भू कानून की बात हो, वो मुद्दा भी है। देखिए, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिन पर सरकार आज डिसीजन लेगी, लेकिन अब कैबिनेट में जो डिसीजन होने हैं या कैबिनेट में जो आने हैं वो तो शुद्ध रूप से सरकार का मामला है। कैबिनेट के कोई भी डिसीजन जो है कि पहले तो मेरे पास या आपके पास आएंगे नहीं, जब कैबिनेट के अंदर चर्चा होगी, डिसीजन होंगे, उसके बाद ही वो बाहर आएंगे। अभी 5 बजे प्रस्तावित कैबिनेट है, उसमें जितने भी आएंगे सबकी जानकारी एक करके हम आपको दे देंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने 5 वर्षों के अंदर जनहित के एक में अनेकों फैसले लिए हैं, और भरपूर मात्रा में, जैसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है इन 5 वर्षों में उत्तराखंड में जो है कि भारत सरकार ने निवेश किया है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोरोना के काल में सबको जो है कि फ्री देने का हो। ये उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, और लगभग 20% से ऊपर हम 50% का। ठीक है सुरेश जोशी जी, वैक्सीनेशन वाले मामले पर वापस लौटेंगे आपके पास, अभी आएंगे, अभी कैबिनेट बैठक पर रहते हैं। आरबी उपाध्याय जी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि शीतकालीन सत्र जो स्टार्ट हो रहा है उसको लेकर अब कैबिनेट की बैठक हो रही है, और जो आखिरी इस तरीके से अगर सत्र इसको माना जाए आरबी उपाध्याय जी, तो आमतौर पर सरकारें ऐसे कुछ क्रांतिकारी कदम उठाती हैं जिससे उनकी वापसी जो है वो और भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हो जाए। कितना अहम मानते हैं आप इस कैबिनेट बैठक को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, इलेक्शन सर के ऊपर है, जनता के बीच में जाना है, और जो हालात हैं जी, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हैं, अनुकूल नहीं है। सरकार पर बहुत प्रेशर है। देर आए दुरुस्त आए भी, देवस्थानम बोर्ड का जो लॉ था, मंदिरों का अधिग्रहण था, वहां से पैसा आता है जी। देखिए, बड़ा आसान होता है मंदिरों पे कब्जा कर लेना। किसी मस्जिद में कब्जा करके दिखाएं, किसी गुरुद्वारे को अधिग्रहण करके दिखाएं। सरकारों की हिम्मत नहीं होती है। और बीजेपी से उम्मीद की जाती थी कि भी जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनसे उम्मीद की जाती थी कि भी वो कहीं ना कहीं जो एक मंदिरों का अधिग्रहण है वो कानून समाप्त करेंगे। और आखिरी वक्त पे उन्होंने फैसला लिया, एक अच्छा फैसला है। और देखिए, आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र में जितनी घोषणाएं हो सकती हैं
जनता के लिए जितने लोक लुभावन स्कीमें लाई जा सकती हैं वो हर सरकार लाने की कोशिश करती है। जी। कल सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सुनिश्चित नहीं होता है। जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है और जनता की अदालत में जाना है, वहां जवाब देना है। तो मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा शीतकालीन सत्र है और सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, इलेक्शन सर के ऊपर है, तो नई नई योजनाएं आएंगी। कितना क्रियान्वयन होगा, यथार्थ के धरातल पर योजनाएं कितनी कारगर होंगी, इसका आकलन बाद में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार के ऊपर प्रेशर है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है सुरेश जोशी जी, अभी जो देवस्थानम एक्ट को लेके आपने एक स्टेप लिया है, जनभावनाओं के अनुरूप भी था और वहां पर जो तीर्थ पुरोहित थे, पंडा समाज था, उसके भी भावनाओं के अनुरूप था। अच्छा कदम एक कहा जा रहा है कि आपने उसको वापस रोल बैक कर लिया, लेकिन साथ ही जैसा बात अभी जो हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी ने कही कि मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों, सुप्रीम कोर्ट में भी अब यह मामला पहुंच गया है सुरेश जोशी जी, और क्या देवभूमि से एक ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए, एक ऐसी नजीर नहीं पेश की जानी चाहिए कि हाँ, अगर मस्जिदों के लिए उनके अपने मजहब के अपनी कमेटी है, सिख के लिए उनकी अलग प्रबंधन कमेटी है, तो क्या इसी तरीके से सनातन धर्म से जुड़े हुए जो धर्म स्थल है उनके लिए भी एक अलग से कोई कमेटी बन के आए जो अपना अंदरूनी मामले देखे, उस पर सरकारें आखिर क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक्ट भी हम लोग लाए थे, इस एक्ट के पीछे का जो हमारा प्रयोजन था वो जो अपने हाथ बटूकधारी यहाँ पर को जो है कि पंडा पुरोहित समाज है, उनके साथ जो है कि कोई दिक्कत आई या उनके साथ कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा। सरकार की जो मंशा थी वो बहुत साफ ये थी कि भाई इस विषय पर हमको जो है जितने भी तीर्थाटन करने वाले लोग देश और दुनिया से आते हैं, तीर्थाटन करने वाले लोगों को सुविधा मिले और उनको जो है कि और अच्छा हम कैसे उसका ये उसकी मंशा थी। लेकिन तीर्थ पुरोहितों के मन में विषय यह है कि हमारी जो पूजा पद्धति है और हमारा जो एक पुरानी परंपरा संस्कृति है, उसका कहीं न कहीं ये जो एक्ट है, देवस्थानम बोर्ड का एक्ट, वो उसका उल्लंघन कर रहा है। तो उनकी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और उन सबकी भावनाओं को समझते हुए सरकार ने इस एक्ट को निरस्त किया है। क्योंकि इस देश के कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के बहुसंख्यक जो समाज है, उस बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और बहुसंख्यक समाज की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका निर्वहन एक उसी स्वरूप में बना रहे हैं जो स्वरूप जो हमारे धर्म है, जो हमारा संस्कृति है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या ये सरकार चाहती है। ठीक है सुरेश जी, ये मामला तो चलिए ठीक है, इस पर एक आम राय बन गई, जो मांग की जा रही थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब ये जो बात है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें यही करती हैं, या तो वो कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम उठाती हैं जिससे उनकी पार्टी बड़ी सत्ता में आ जाए, या फिर जो दूसरी पार्टी अगर उनको लगता है कि हम सत्ता में वापस नहीं आ रहे तो दूसरी पार्टी को परेशानी हो। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी इन पावर रिपीट नहीं हुई, तो इसको लेकर क्या किस तरीके से आप देखते हैं? और इस ये जो कैबिनेट बैठक है बहुत ही ज्यादा अहम मानी जा रही है, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार चुनौती पेश की जा रही है, किस तरीके के वहां पर आप जो है वो चर्चा कर सकते हैं या और कोई बिल भी आ सकते हैं? देखिए, जनहित के लिए जो भी विषय हमारे छूटे होंगे, हमारा जो 2017 का संकल्प पत्र था, उस पर जो हमने अपने संकल्प पत्र में जिन विषयों को रखा होगा, उसमें कुछ योजनाएं हमारी दीर्घकालिक थी, कुछ हमारी अल्पकालिक थी, कुछ हमारी मध्यकालिक थी, कुछ हमारी योजनाएं। लेकिन हमने इन 5 वर्षों में भरसक प्रयास किया है कि उत्तराखंड का कैसे एक अच्छा विकास हो, उत्तराखंड जो है कि देश के अग्रणी राज्यों में कैसे खड़ा हो। अब उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड को देना था, चाहे वो रोड में देना था, पानी में देना था, बिजली में देना था, शिक्षा में देना था, या स्वास्थ्य में देना था, महिला कल्याण में देना था, यहाँ की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना था, जो जिस नाम से यह प्रदेश जाना जाता था कि इस पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, हमने जो 0 टॉलरेंस की बात की थी,
इन सभी विषयों पर सरकार ने 5 वर्षों में बहुत गुणवत्तापूर्वक काम किया है और निश्चित तौर पर जनमानस के मन में भी ये बात है कि भाई 5 साल जो सरकार चली है उस सरकार ने जो बोला था 2017 में वो किया है और 2 दिन प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रमाणिकता से जो है कि सारे एक डाटा को जो है कि जनता के सामने पेश भी किया। तो आज के दिन जब हम कैबिनेट की जो बैठक कर रहे हैं या जो आगामी चुनाव में हमको जाना है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो भी जनता के इस तरह के कार्य छूटे होंगे और जिनमें और त्वरित गति हमको जल्दी देनी होगी, जिसमें बजटीय प्रोविजन हम लोगों ने किया है, उस काम को शुरू कराना होगा। ये सब विषयों पर चर्चा करने के बाद जो है कि सभी ऐसे जो कार्य हैं उनको कैबिनेट अपनी गौर लगाएगी। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, अगर पत्रकारी नजरिए से देखा जाए और एक अवलोकन किया जाए पूरे क्षेत्र में, जिस तरीके से पिछली बार तो करीब 34 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उसके बाद वो 34 कहाँ हैं दिखाई नहीं पड़ी, वही 2 पार्टियां मुख्य रूप से रहीं। आप देखते हैं इस बार भी कई और पार्टियों ने जो है वो ताल ठोकी हुई है। ये समर कितना ज्यादा आपको क्लिष्ट लगता है? क्या एक चक्रव्यूह की तरह है और जिसको क्योंकि 3 सीएम बदले हैं, आज चुनौती तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए, चुनौती दिखती भी है पांडे जी। कोई भी पार्टी अपने सीएम को इतनी जल्दी रिप्लेस कर दे तो लगता है कि पार्टी ने आकलन किया है कि व्यवस्थित तरीके से जिस जनता ने हमें चुना था हम उसके लिए काम नहीं कर पाए। भले ही पार्टी उस बात को नहीं मानती है, पार्टी आलाकमान का फैसला होता है, नेतृत्व चाहिए बदलना, लेकिन डिलीवरी एक शब्द है। अंतिम व्यक्ति तक विकास का फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और उसी के आधार पर जनता फैसला लेती है। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वहां कोई भी एक पार्टी सरकार दोबारा रिपीट नहीं जी। वो भी एक प्रेशर बीजेपी के ऊपर है। और देखिए, समय के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। इतनी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा लेकिन नहीं नजर आई, लेकिन आम आदमी पार्टी की आंख उत्तराखंड में साफ सुनाई दे रही है और उनके पास एक गवर्नेंस का मॉडल भी है जिसको वो प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है। किसी दूसरी पार्टी के पास उस तरह का मॉडल नहीं है। मान लीजिए बीजेपी की बात करूं तो केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कोई एक रोल मॉडल है ये कह सके कि जिस तरीके से हमने उस प्रदेश का विकास किया है? ये बात अलग है। गुजरात मॉडल पर इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से जीत हुई और सत्ता में आए, लेकिन वही गुजरात मॉडल आपने देखा होगा दोबारा इलेक्शन में नकार दिया गया या कहीं नजर नहीं आया या उस मॉडल पर वोट नहीं मांगे गए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय सभी दलों के लिए, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहां एक वैक्यूम में देख रहा हूं। जनता के बीच में अगर बात करेंगे तो 5 साल ये ठग लेता है, 5 साल वो ठग लेता है और सब नई नई घोषणाएं होती हैं, रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है? मुझे लग रहा है कि भी जब पार्टी ही संतुष्ट नहीं हो पाती, जब पार्टी को ही लगता है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए इसलिए मुख्यमंत्री बदलना जरूरी है, ठीक है, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? ठीक। और फिर इस तरह के फैसले, देखिए देवस्थानम बोर्ड वाला जो फैसला था बीजेपी के लिए शोभा नहीं देता था। आपने देखा होगा इसी देश में कश्मीरी पंडितों को आज तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन तभी जवान में आरबी उपाध्याय जी ये कहा जाता है कि देवस्थानम बोर्ड जिस व्यक्ति के माध्यम से लाया गया उसकी तो विदाई होगी। खैर सुरेश जोशी जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। जो आप जो बताया अभी आरबी उपाध्याय जी ने कि आहट दिख रही है आम आदमी पार्टी की, क्या इससे जुड़े हुए जो उनके मुद्दे हैं, लगातार कुछ उनकी फ्री की योजना है, इसको लेकर इस कैबिनेट बैठक में कुछ आपको बताया गया हो? देखो, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठ करके उत्तराखंड की बातें करते हैं वो आम आदमी पार्टी की बात करते होंगे, मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करता। लेकिन अगर उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, किसी भी एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुकाबले में भी दिख रही हो त्रिकोणी, चतुर्थकोणी, पंचकोणी, तो आप लोग जरा सर्वे कर लीजिए। जो दिल्ली मॉडल वो कह रहे हैं प्रस्तुत किया उन्होंने,
मैं अभी 4 दिन पहले दिल्ली में था। 2 लाख बच्चे करोल बाग में जो वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, वो 13 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल ले रहे हैं जिन कमरों में हो रहा है। केजरीवाल जी उत्तराखंड में आके कह रहे हैं जी मुफ्त बिजली है। चलिए, आप नहीं मान रहे हैं उनको। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया, 2 लाख बच्चों को बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जोशी और आरबी उपाध्याय जी दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।